मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन में जब मैं सर्कुलर मोशन के बारे में बात करता हूं तो सर्कुलर मोशन में जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो पार्टिकल जब ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट पे जाता है एग्जांपल, तो वो अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज कर रहा होता है। करेक्ट। नाउ जब वो वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज कर रहा होता है तो उस दौरान मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना मतलब या तो मैग्नीट्यूड चेंज होना या फिर डायरेक्शन चेंज होना। करेक्ट। नाउ यहां पर एग्जांपल अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है या मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। करेक्ट। सो इफ एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट मतलब एक सिंपल सा पॉइंट आ गया दैट सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। सेकंड, सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। यानी अगर इस पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये एक सर्कल फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करेगा। जैसे मैंने वापस बता रहा हूं, अगर वेलोसिटी फिक्स्ड है तो ये एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन फिक्स्ड इंटरवल में कंप्लीट करेगा। नाउ जब मैं काइनेमेटिक्स की बात करता हूं तो काइनेमेटिक्स हमने पहले पढ़ रखा है। अब बात करते हैं काइनेमेटिक ऑफ सर्कुलर मोशन की, जहां पे सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स में तीन बेसिक क्वांटिटी आती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। where angular displacement is analogous to linear displacement, angular velocity is analogous to linear velocity and angular acceleration is analogous to linear acceleration। जैसे मैंने बता रखा है कि linear velocity is ds upon dt, that is change in displacement upon change in time, whereas angular velocity is change in angular displacement upon change in time, whereas linear acceleration is change in velocity upon change in time, where angular acceleration is change in angular velocity upon change in time। यहां पर एक सिंपल सा रिलेशन है v is equals to r omega। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ एक सिंपल सा रिलेशन है v is equal to r omega, where this relation gives me a relation between angular velocity and angular, this equation gives me a relation between angular velocity and linear velocity। example, अगर मैं linear velocity की बात करूं तो linear velocity is nothing but v is equals to ds upon dt, where s is nothing but r theta I get from this equation, that is s is equals to r theta। correct। so I get s is equals to r theta, मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं इस इक्वेशन में तो मुझे मिलता है d r theta upon dt। करेक्ट। जहां पे इस डिफरेंशिएशन में r कांस्टेंट है, एज रेडियस इज कांस्टेंट आई गेट r into d theta upon dt which is v, so I get v is equals to r omega। एक बहुत सिंपल सा रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। नाउ अगला टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। नाउ डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल की मदद से हमें एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलता है। एग्जांपल, जैसे कि मेरे हाथ के ऊपर ध्यान दीजिए, अगर मेरी कर्व फिंगर्स मेरे पार्टिकल के मूवमेंट को बता रही है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरी कर्व फिंगर्स मेरे पार्टिकल के मूवमेंट को बता रही है तो मेरा जो थंब है वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुने, अगर मेरा कर्व फिंगर्स पार्टिकल की डायरेक्शन बता रही है या पार्टिकल के मूवमेंट की डायरेक्शन बता रही है तो थंब मेरा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा। इसको वापस ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं, अगर एक पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस मूव कर रहा है, एग्जांपल अगर ये मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा डायग्रामेटिकली ये ऊपर के डायरेक्शन में आ जाएगा, ये तो ओमेगा का डायरेक्शन हो जाएगा वर्टिकली अपवर्ड इफ पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आया?
अब हम एक सिंपल सा रिलेशन निकालेंगे। अगर t मेरा टाइम पीरियड है, अगर t मेरा टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड इज गिवन एज 2 पाई बाय ओमेगा, और मैं ये बोल सकता हूं कि एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय 2 पाई इंटू n, where n is frequency, omega is angular velocity. Now, as we know, frequency is also defined as number of revolutions per unit time. Now, example, if particle is performing one revolution, तो one revolution perform करने के लिए particle को कितना टाइम लगेगा, which is equal to time period. So this is like 1 upon t. So I get omega is equals to 2 pi by t. करेक्ट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एंड टाइम पीरियड। बच्चों अब आता है अगले टॉपिक पे, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जनरली सर्कुलर मोशंस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहना। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पार्टिकल एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। फिर से रिपीट करता हूं, इफ अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी और कांस्टेंट स्पीड, तो फिर उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने सबसे पहला फैक्टर ये बताया कि स्पीड क्या है आपकी, कांस्टेंट। स्पीड क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, यानी अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही है। और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि टेंजेंशियली पार्टिकल इज नॉट एक्सेलरेटेड। अगेन मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता हूं। नाउ इस डायग्राम में ये एक पार्टिकल P है जो इस सर्कल में मूव कर रहा है। नाउ इफ दिस पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड एज आई सेड दिस वेलोसिटी v हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। बच्चों इस चीज में कभी गलती मत करना कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती सर्कुलर मोशन में, बिकॉज पार्टिकल हमेशा अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। हाँ, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रख सकते हो, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहने का मतलब ही हमारा यूसीएम दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब यहां पे जब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है तो मैं बोल सकता हूं कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन, सो आई कैन से नो एक्सेलरेशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। ओके, सो मैंने एक सिंपल सा पॉइंट लिख दिया है यहाँ पे, नो एक्सेलरेशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, यानी इस पार्टिकल में सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है विच इज टुवर्ड्स सेंटर। नाउ टुवर्ड्स सेंटर कौन सा एक्सेलरेशन है? सर टुवर्ड्स सेंटर वो एक्सेलरेशन है जो पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में मूव करवा रहा है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में मूव करवाने के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत होती है। उस फोर्स से एसोसिएटेड जो एक्सेलरेशन है, दैट एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द पार्टिकल टू मूव इन सर्कुलर मोशन। सो दिस एक्सेलरेशन इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को क्या बोलता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाउ जब मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करता हूं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जब मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करता हूं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है और सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट है व्हिच इज ac। हेंस इस पूरे कॉन्सेप्ट को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। नाउ इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में
ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है, इस रेडियल एक्सेलरेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है विच इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, अब यहां पे माइनस साइन लगाने का रीजन ये है कि द रेडियस वेक्टर इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सर्कल। करेक्ट है, रेडियस वेक्टर इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सर्कल एंड दिस एक्सेलरेशन व्हिच इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, सो रेडियस वेक्टर इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सर्कल एंड centripetal acceleration is directed towards the center, hence both are in opposite direction, इसलिए माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये दोनों opposite डायरेक्शन में है। समझ में आया बच्चों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, फिर से बता रहा हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, एक ही एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0। नाउ ये पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है एक फैन जो कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है। जब एक फैन कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है तो उसका एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है या उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते ही मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं। अगर फैन स्टार्ट करता हूं अगर मैं फैन स्टार्ट करता हूं तो मेरा जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़नी है, उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़नी है। अच्छा, स्पीड को अगर आपको कंटिन्यूअसली बढ़ाना है तो स्पीड को कंटिन्यूअसली बढ़ाने के लिए आपको टैंजेंशियल एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। टैंजेंशियल एक्सेलरेशन इसलिए है सो दैट इट कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। नाउ टैंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका रेडियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं होगा। रेडियल एक्सेलरेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बिना सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो ही नहीं सकता। सो रेडियल एक्सेलरेशन तो प्रेजेंट होगा ही, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ताकि फैन की स्पीड बढ़ा सके या फिर फैन की स्पीड घटा सके। अगर मैं फैन की स्पीड बढ़ा रहा हूं तो फैन की स्पीड बढ़ाने के लिए मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो कि टैंजेंशियल एक्सेलरेशन है व्हिच इज गिवन बाय d ओमेगा बाय dt, यहां पर हम लोग ओमेगा की स्पीड बढ़ा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर टैंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो जैसे मैंने यूसीएम और नॉन यूसीएम बताया था तो उस पे एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल मैंने लिखा है, a fan is rotating at 90 rpm, it is then switched off, it stops after 20 seconds. Calculate the time required to stop, assuming that there is no frictional torque. ठीक है, so सबसे पहले मैंने फ्रीक्वेंसी लिख ली है, फ्रीक्वेंसी 90 rpm जिसको मैंने रोटेशंस पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन के बाद ये रहेगा 1.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड। करेक्ट। नाउ फ्रीक्वेंसी के साथ साथ मुझे बेसिक पैरामीटर्स के तौर पे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, वेयर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय 2 पाई n। करेक्ट। नाउ ये हो गया मेरा बेसिक पैरामीटर। नाउ जब मैं काइनेमेटिक इक्वेशंस की बात करता हूं तो इस इक्वेशन के लिए या इस क्वेश्चन के लिए मुझे काइनेमेटिक इक्वेशन थर्ड यूज करेंगे। थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन इज ओमेगा स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। करेक्ट। यहां पे मैं अल्फा को एक साइड ले लेता हूं, अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 थीटा, where alpha is also equals to omega minus omega 0 upon t। करेक्ट है। नाउ यहां पर चीजें समझने की ये कोशिश है कि ये 21 सेकंड में फैन रुकता है। अगर 21 सेकंड में फैन रुकता है, इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है आपकी 2 पाई n के हिसाब से 2 पाई इंटू 1.5 विच इज 3 पाई। करेक्ट है। नाउ इनिशियल वेलोसिटी 3 पाई है, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है। 0 इसलिए बिकॉज फैन रुक चुका है। तो यहां पर अल्फा विच इज इक्वल्स टू 0 माइनस 3 पाई अपॉन 21 सेकेंड्स। करेक्ट। वेयर आई गॉट द अल्फा, जहां पर अल्फा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू
ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट की है 0 माइनस 3 पाई अपॉन 21 विच इज इक्वल टू अल्फा विच इज 0 स्क्वायर माइनस 3 पाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 21 इंटू 2 पाई। यहाँ पर 21 इंटू 2 पाई इसलिए लिखा है ताकि मैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को थीटा में कन्वर्ट कर पाऊं, where 1 revolution is equal to 360। Sorry for wrong substitution, this is t। So बच्चों मैंने अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, जहां पे ओमेगा 0 ओमेगा नॉट 3 पाई ओमेगा वापस सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस किया है। यहां से हम लोग t की वैल्यू निकालेंगे, जहां पे t की वैल्यू आपको 28 सेकंड्स आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे के एग्जांपल्स भी आप अपने टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं। नाउ अब आते हैं अगले पॉइंट पे। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्चुअली मैं अब डायनामिक्स पे आ रहा हूं। डायनामिक्स का मतलब है मोशन ड्यू टू फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं। नाउ व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सो अब आता है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स। जब मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करता हूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द पार्टिकल टू मूव इन सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द पार्टिकल टू मूव इन सर्कुलर मोशन। अब जब ये फोर्स सर्कुलर मोशन में मूव करवाने के लिए रिस्पांसिबल है, तो किस तरह से रिस्पांसिबल है इसको जरा ध्यान से देखते हैं। इमेजिन ये एक सर्कल है जिसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो पार्टिकल हैज द टेंडेंसी टू मूव इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। करेक्ट है, पार्टिकल के पास टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी है, बट थोड़ी देर बाद में जैसे ही वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होके ऐसे हो गया। तो यहां पर देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, where if the magnitude is not changing, I can say that there is a change in direction itself. Now the direction change is due to centripetal acceleration which is directed towards center, and this centripetal acceleration is also called as radial acceleration. This radial acceleration is given as r omega square. करेक्ट है। नाउ जब मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करता हूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल टुवर्ड्स सेंटर। करेक्ट है। अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स की बात करता हूं तो एनी रिजल्टेंट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ इज गिवन एज मास इनटू acceleration। correct। now this force has mass into acceleration, where acceleration is r omega square, specified that the direction is towards the center, hence I have to substitute a minus sign in front of m. So the centripetal force is defined as minus m r omega square। अगर मैं इसको फॉर्मूले को मॉडिफाई करना चाहता हूं तो मैं कुछ वेलोसिटी के साथ भी मॉडिफाई कर सकता हूं। अगर मैं इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना चाहता हूं तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूं, जैसे मुझे पता है ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाय r। करेक्ट है, तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट करके मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और फॉर्मूला बना सकता हूं, माइनस mv स्क्वायर बाय r। तो ये मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। वापस बताता हूं, माइनस साइन इसलिए इंडिकेटेड है सो दैट the centripetal force is directed towards center, as the r vector is always away from the center। okay, now centripetal force के बाद अगला फोर्स वो है centrifugal force। बच्चों आपने सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दोनों के बारे में पढ़ा रखा है या पढ़ रखा है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स को आपने बचपन में सूडो फोर्स भी बोला होगा, या फिर इसको आप इमेजिनरी फोर्स भी बोलते थे। ठीक है, खैर सूडो फोर्स का मतलब क्या है? सूडो फोर्स का मतलब है अ फोर्स व्हिच इज नॉट रियल। रियल फोर्स एंड नॉन रियल फोर्सेस, ऐसे दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, जहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स। नाउ
आपने बचपन में इसको इमेजिनरी फोर्स के नाम से सोचा होगा या बोला होगा, बट ये इमेजिनरी फोर्स बिल्कुल नहीं है। इमेजिनरी फोर्स का मतलब है वो फोर्स जिसको ना मेजर कर सकता है, ना देख सकता है या ना फील कर सकता है। ये फोर्स सूडो फोर्स है जो कि एक नॉन रियल फोर्स है। इट कैन बी फेल्ट। एग्जांपल, अगर आप मैरी गो राउंड में बैठे हो, मैरी गो राउंड में बैठे हो, जैसे जैसे मैरी गो राउंड की स्पीड बढ़ते जाती है आपको एक आउटवर्ड फोर्स फील होता है। दिस आउटवर्ड फोर्स इज नथिंग बट द centrifugal force. Now, why you feel the outward force? Actually, centrifugal force इसलिए arise होता है, और या फिर मैं बोल सकता हूँ centrifugal force इसलिए है ताकि वो centripetal force को बैलेंस कर सके। अब आपको तब तक आउटवर्ड फोर्स पुल फील होगा जब तक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस ना हो जाए। ठीक है। नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर मैं बात करूं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दी सर्कल। करेक्ट। जैसे कि आप मैरी गो राउंड में बैठे थे, मैरी गो राउंड में बैठते बैठते आपको आउटवर्ड फोर्स फील हुआ, तो दिस आउटवर्ड फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दी सर्कल एंड इज गिवन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ mr omega square। ठीक है। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सेम। ठीक है। अब मैं सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल के बारे में एक सिंपल सा रिलेशन बताता हूं। अगर मैं टोटल सिस्टम को कंसीडर करूं तो टोटल सिस्टम कंजर्व सिस्टम है। जब टोटल सिस्टम कंजर्व सिस्टम रहेगा तो टोटल फोर्स जीरो रहेगा, जहां पे टोटल फोर्स का मतलब है नॉन रियल फोर्स प्लस समीशन ऑफ रियल फोर्सेस। नॉन रियल फोर्स मतलब सिर्फ सूडो फोर्स विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज mr ओमेगा स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ रियल फोर्सेस इज जीरो। ठीक है। तो ये एक सिंपल सा रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच में। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन पर, जहां पे सर्कुलर मोशन के सबसे पहले एप्लीकेशन बैकिंग ऑफ रोड्स पे आएंगे, जहां पे हम लोग एक कार का रोड, सर्कुलर रोड पे एग्जांपल देखेंगे। नाउ विल स्टडी व्हीकल ऑन अ कर्व्ड रोड, जहां पे एक कर्व्ड रोड पे एक कार की मैक्सिमम स्पीड के बारे में देखेंगे। मैक्सिमम स्पीड के बारे में इसलिए बात करना चाहता हूं बिकॉज जब भी एक कार कर्व रोड पे जाती है तो उसके ऊपर एक आउटवर्ड फोर्स पुल फील होता है। उस पुल के वजह से गाड़ी अपना ट्रैक छोड़ सकती है। खैर, आते हैं पॉइंट पे। सबसे पहले हम लोग इस कार का एफबीडी बना लेंगे। इस कार पे सबसे पहले नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। नाउ अब ये दो फोर्सेस के अलावा इस पे एक और फोर्स लग रहा है, वो है फ्रिक्शन का फोर्स। फ्रिक्शन का फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा इस बारे में जरा थोड़ा देखते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, जब ये सर्कुलर ट्रैक में मूव करेगी तो जैसे मैंने बोला कि पार्टिकल पे एक आउटवर्ड फोर्स पुल फील होता है, तो आउटवर्ड फोर्स पुल फील होने के कारण इस पे फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर। सो दिस इज नथिंग बट द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। नाउ अब मैंने एफबीडी बना दी है। इस एफबीडी के ऊपर से हम इक्वेशन बनाएंगे, जहां पे वर्टिकल इक्वेशन, अब मैंने एफबीडी बना दी है। एफबीडी से मैंने दो इक्वेशन बना दिए। वर्टिकल में नॉर्मल इज बैलेंसिंग mg एंड हॉरिजॉन्टल में फ्रिक्शन इज द ओनली फोर्स व्हिच इज प्रेजेंट, हेंस द नेट फोर्स of friction is equal to mass into acceleration according to Newton's second law। ठीक है। अब acceleration as the particle is moving in circular motion, मैं बोल सकता हूँ acceleration is nothing but r omega square। करेक्ट है। या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ v square by r। ठीक है। ठीक है। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन मैं बोल सकता हूँ फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू m into v square by r, जहां पे फ्रिक्शन इज नथिंग बट, अब यहां पे जो फ्रिक्शन है हम लोग उसकी मैक्सिमम लिमिट लेंगे। मैक्सिमम लिमिट इसलिए बिकॉज मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी ओके, सो अगर मुझे
वेलोसिटी मैक्सिमम फाइंड करनी है तो फ्रिक्शन की मुझे मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इज नथिंग बट म्यूएस इनटू एन। ठीक है, अब यहां पे म्यूएस इनटू एन सब्स्टिट्यूट करके अब यहां पे म्यूएस इनटू एन सब्स्टिट्यूट करके ये इक्वेशन बना लेंगे जहां पे n की वैल्यू इस इक्वेशन से दैट इज वर्टिकल इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। तो म्यूएस इनटू mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। यहां पर मैं वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकता हूं जहां पे वेलोसिटी इससे कम हो सकती है या इसके बराबर हो सकती है बट इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी तो आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी। ठीक है, सो वेलोसिटी मैक्सिमम इज गिवन एज अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। ठीक है, सो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जहां पे एक कर्व रोड पे मैं एक कार की मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो कि वेलोसिटी फाइंड करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, वेलोसिटी फिर से रिपीट करता हूं, ये वेलोसिटी इससे कम हो सकती है या इसके बराबर हो सकती है बट इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ओके, अब हम जाते हैं इसके एक्सटेंशन पे। अब मैं इस रोड को स्ट्रेट ना करके हल्का सा बैंक करता हूं। सबसे पहले बच्चों ये जानिए कि रोड को बैंक क्यों किया जाता है। जनरली जो हाईवेज होते हैं उन पे हमें स्पीड बढ़ानी होती है और वो स्पीड बढ़ाने के लिए हम बैंकिंग करते हैं। अब इस बैंकिंग का प्रॉपर रीजन आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो बच्चों, अब जब मैं बैंकिंग ऑफ रोड की बात करता हूं तो पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जहां पे मैंने रोड को थीटा एंगल से बैंक कर रखा है। अच्छा, इस बैंकिंग के एग्जांपल के दौरान मैं इसमें फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करूंगा। फ्रिक्शन इसलिए कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि हमें पता चले कि सिर्फ बैंकिंग की वजह से मुझे कितनी वेलोसिटी मिल सकती है। एग्जांपल, जैसे मैंने सबसे पहले इसका एफपीडी बना लिया। एफपीडी बनाते हो नीचे के डायरेक्शन में क्या आना है, mg आनी है। अच्छा, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो ये हो गया नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इस बॉडी पे कोई भी दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, खैर इस एफबीडी में से मैंने थोड़ा रिजॉल्व करना है। तो ये कार का जो फोर्स है, इस फोर्स को मैंने थोड़ा रिजॉल्व करना है जहां पे ये नॉर्मल है, ये mg है। अच्छा, ये एंगल ये थीटा है तो आप ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन से ये थीटा आपको प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, एज ये थीटा है तो नॉर्मल थीटा डायरेक्शन में रिजॉल्व होके हो जाएगा n cos ऑफ थीटा और थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा n sin ऑफ थीटा। ठीक है, नाउ अब मैंने वर्टिकल एफबीडी में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का डिस्क्रिप्शन कर दिया है जहां पे वर्टिकल में n cos थीटा इज बैलेंसिंग विद mg एंड हॉरिजॉन्टल में सिर्फ एक फोर्स है, वो है n sin theta. So n sin theta is the only force which will be equal to ma according to Newton's second law. So ये हो जाएगा n sin theta which is net force which is equals to mass into acceleration. As body is moving in circular motion तो acceleration हो जाएगा आपका v square by r. ठीक है, तो अब ये पहला इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में n sin theta is equals to mv square by r. ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों इक्वेशंस का रेशियो ले लिया। रेशियो इसलिए लेना है सो दैट आई कैन एलिमिनेट n। सो जब मैं n को एलिमिनेट करता हूं तो मैं सेकंड अपॉन फर्स्ट लेता हूं which is n sin theta upon n cos theta which is equals to mv square by r upon mg। ध्यान से देखें तो यहां पर ये दोनों n कैंसिल हो जाता है तो sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन rg। यहां पर मुझे मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी जो कि v max which is less than or equal to अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा मिलता है। ठीक है, सो ये v max is nothing but under root of rg tan theta। यहां पे this is the maximum possible velocity in this banked road।
ठीक है, अगला टॉपिक। अब जैसे कि मुझे सिंपल बैंकिंग में मिल गया है, तो अब मैंने फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों साथ ऐड कर देना है ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी मिले। तो बच्चों अब हम बैंकिंग ऑफ रोड अलोंग विद फ्रिक्शन पढ़ेंगे, जहां पे एक कार है जो कि बैंक रोड पे है। इसका एफबीडी बनाते हैं सबसे पहले। नीचे की तरफ एमजी, परपेंडिकुलर टू बैंक रोड, नॉर्मल। अच्छा, इसके अलावा फ्रिक्शन लगेगा विच इज इनसाइड, टुवर्ड्स और अलोंग द रोड। सो ये जो फ्रिक्शन है वो अलोंग द रोड रहेगा, ठीक है। अब जब मैं इस एफबीडी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, अब इस एफबीडी को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, जहां पे नीचे की तरफ एमजी है, नॉर्मल, फ्रिक्शन। अब ध्यान से कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका फ्रिक्शन कॉस थीटा, और नीचे की तरफ आ जाएगा फ्रिक्शन साइन थीटा। अच्छा, सिमिलरली ये थीटा है, ये हो जाएगा एन कॉस ऑफ थीटा, और ये हो जाएगा एन साइन ऑफ थीटा, ठीक है। सो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम इस कार का, जो कि एक बैंक रोड पर है अलोंग विद फ्रिक्शन, ठीक है। अब मैं जब वर्टिकल इक्वेशन बनाता हूं, तो वर्टिकल इक्वेशन बनाने के लिए वर्टिकल में मैं बोल सकता हूं फ्रिक्शन साइन थीटा प्लस mg, that is downward force is balancing vertical force, upward force, which is n cos of theta, and horizontal equation n sin theta plus friction cos theta is equals to m into a। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्सेस है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, हेंस दोनों का एडिशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स व्हिच इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहां पे ये पहला इक्वेशन बन जाता है। दूसरा इक्वेशन, इसको थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस कर देते हैं, ये हो जाएगा n cos of theta माइनस फ्रिक्शन sin theta व्हिच इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सी हो गया आपका दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन में इन दोनों इक्वेशन का, अब ये दोनों इक्वेशंस में हम इन दोनों इक्वेशंस का रेशियो लेंगे। रेशियो लेते वक्त मैंने फर्स्ट अपॉन सेकंड करना है, जहां पे n sin थीटा प्लस फ्रिक्शन cos ऑफ थीटा अपॉन n cos of theta minus friction sin theta, which is equals to mass into acceleration, where acceleration is nothing but centripetal acceleration, which is given by v square by r upon mg। करेक्ट है बच्चों, ध्यान से देखें, यहां पे mm कट हो जाएगा। अच्छा, आप फ्रिक्शन की मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जहां पे फ्रिक्शन इज नथिंग बट म्यू एस इनटू n, ठीक है। मैंने इस डायग्राम को एक्सटेंड करने के लिए, इस डेरिवेशन को एक्सटेंड करने के लिए मेरे को बोर्ड रब करना पड़ेगा। ध्यान से देखें, अब यहां पर जब मैं म्यू एस इंटू एन सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो न्यूमरेटर में आई गेट n sin थीटा प्लस म्यू एस इंटू n cos थीटा, डिनोमिनेटर में n cos थीटा माइनस म्यू एस इंटू n sin थीटा। सो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगह से n कॉमन निकाल सकता हूं। सो n कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, which is equals to v square by r। ठीक है, अब यहां पर n
कट हो जाएगा। आप इस इक्वेशन को जरा देख के थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे, जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम लोग cos से डिवाइड करेंगे। सो अगर मैं इसको cos से डिवाइड करता हूं तो यहां पे ये cos से डिवाइड हो जाएगा और यहां पर ये cos से डिवाइड हो जाएगा। डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो sin अपॉन cos मुझे मिलेगा tan प्लस म्यू इंटू cos अपॉन cos, जो कि हो जाएगा 1 अपॉन cos फिर 1 हो जाएगा, माइनस म्यू इंटू tan थीटा विच इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय rg। यहां से मुझे v मैक्स मिलेगा विच इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan ऑफ थीटा। ठीक है, सो यहां पर मुझे मैक्सिमम पॉसिबल परमिसिबल वेलोसिटी मिल गई। अब यहां से मैं मेरे दोनों बेसिक स्ट्रक्चर्स जो मैंने बताया था कि प्लेन रोड बिना बैंकिंग का जिसमें सिर्फ फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा और बैंक रोड जिसमें फ्रिक्शन नहीं प्रेजेंट होगा, दोनों चीजें मैं यहां से डिराइव कर सकता हूं। एग्जांपल, देखिए कैसे। अब यहां पर एग्जांपल, अगर मेरा प्लेन रोड है तो बैंकिंग क्या होगा, 0, और बैंकिंग है बट फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन क्या होगा, 0। सो अगर बैंकिंग 0 है तो V मैक्स, अगर मैं यहां पर थीटा tan 0 इज 0, सो मैं अगर यहां पे tan थीटा को 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे V मैक्स मिलेगा अंडर रूट ऑफ म्यू rg लेस देन और इक्वल टू। सिमिलरली अगर फ्रिक्शन 0 होता है तो वापस मुझे यहां पे मिलता है V मैक्स इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। ठीक है, सो यहां से मैंने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताया आपको कि कैसे एक बैंकिंग ऑफ रोड की जाती है और बैंकिंग ऑफ रोड करने का कारण क्या है। अगर मैं बैंकिंग ऑफ रोड करता हूं तो बैंकिंग ऑफ रोड के साथ साथ फ्रिक्शन का भी एक सपोर्ट मिलता है जिससे मैं अपने कार की स्पीड अप टू लिमिट बढ़ा सकूं। अब बच्चों, मैं इस कॉन्सेप्ट को वेल ऑफ डेप्थ से रिलेट करना चाहूंगा, जहां पे वेल ऑफ डेप्थ का एक हिंदी में उच्चारण है मौत का कुआं, जो आपने सारे मेलों में देखा होगा। अगर आप मेलों में जाते हो तो आपने जरूर देखा होगा वहां पर। वेल ऑफ डेप्थ क्या होती है, इसका जरा एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बताता हूं मैं। एग्जांपल, मेरे पास एक वर्टिकल वॉल है या फिर एक वर्टिकल वेल है। इस वेल के अंदर एक कार चलानी है, ठीक है। तो कार चलानी है तो कार अगर मान लो इस सर्कुलर ट्रैक पे चल भी रही है तो इसकी एक लिमिट होनी चाहिए या फिर इसकी एक स्पीड लिमिट होनी चाहिए ताकि ये गाड़ी नीचे ना गिरे। अच्छा, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, एफपीडी बनाना होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो गाड़ी है इसका मास है m, तो नीचे की तरफ होगा बेटा mg। अच्छा, normal is nothing but along, or I can say normal is nothing but perpendicular to the surface, so normal हो जाएगा perpendicular to the surface, ये हो जाएगा n। अच्छा, friction ऊपर के तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ इसलिए लगेगा because body has a tendency to move in downward direction। If the body is moving in downward direction, I can say friction is in upward direction, so ये हो गया friction। ठीक है, सो अगर मैं एफबीडी बनाता हूं तो अगर कंसीडर करें कि बॉडी नीचे नहीं आ रहा है, बॉडी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, बॉडी स्टिफ है। अगर बॉडी स्टिफ है तो वर्टिकल फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, सो अपवर्ड फोर्स इज नथिंग बट फ्रिक्शन व्हिच इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स व्हिच इज इक्वल्स टू mg। करेक्ट है, ठीक है। नाउ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं बोल सकता हूं कि सर एक ही फोर्स है, वो है n। नो, दिस n इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। सो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक मैं बोल सकता हूं कि n इज इक्वल्स टू mg, जहां पे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r। ठीक है, सो ये हो गया मेरा बेसिक पार्ट। अब ये v वो v है जिससे हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम कम से कम क्या वेलोसिटी हो सकती, माफ कीजिए, ये v वो v है जिससे मुझे ये पता चलेगा कि कम से कम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए इस
कार का सर्कुलर मोशन में मूव करते वक्त सच दैट बॉडी नीचे ना आए। ठीक है, तो यहां पर जब मैंने इसमें फ्रिक्शन में सब्स्टिट्यूट किया तो फ्रिक्शन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। फ्रिक्शन में म्यू इनटू एन इज इक्वल्स टू mg, जहां पे n की वैल्यू है म्यू इनटू mv स्क्वायर बाय r व्हिच इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, तो इसका बेसिक एक्सटेंशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg बाय म्यू, जहां पे v मिनिमम यानी कम से कम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए सच दैट, यानी ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए व्हिच इज अंडर रूट ऑफ rg बाय म्यू। अच्छा, ये वेलोसिटी अगर इससे कम होगी, सो यहां पे m म्यू इनटू mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू mg। यहां पे एक चीज का ध्यान रखें कि यहां पे ये जो फ्रिक्शन ये हमेशा अपने मैक्सिमम लिमिट से कम या उसके बराबर ही रहेगा। सो यहां पे आपको v मिलेगा अंडर रूट ऑफ rg बाय म्यू। नाउ दिस v इज नथिंग बट द मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी, यानी इससे ज्यादा वेलोसिटी होगी तो चलेगा पर इससे कम वेलोसिटी अलाउड नहीं होगी। सो v मिनिमम इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ rg बाय म्यू। दिस इज फॉर वेल ऑफ डेप्थ। ठीक है, सो समझ में आया बच्चों? आज के लिए इतना ही, बाकी का लेक्चर अगले क्लास में।